नमस्कार साथियों, टॉप 50 स्टडी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों लेकर के आ गए हैं बहुत ही महत्वपूर्ण टेस्ट, जिसमें कि आपको बता दें कि बहुत सब लोग बोल रहे थे सर हमें संस्कृत के प्रश्न दीजिए आप जो पेपर में पूछे जाएंगे। तो इसमें 30 प्रश्न संस्कृत के होंगे और 30 हिंदी के। जिन्होंने भाषा एक, भाषा दो में हिंदी और संस्कृत चुनी है तो वो इस टेस्ट को पूरा लगाना बहुत महत्वपूर्ण है, जो पेपर में आने की संभावना है। और इससे अच्छा मैं समझता हूँ आपका टेस्ट नहीं होगा। टोटल 60 प्रश्न इस टेस्ट में है। पूरा आपको कमेंट में उत्तर भी बताना है और मैं भी आपको बताता जाऊँगा। चलिए शुरुआत करते हैं समय को बचाते हुए। अशुद्धम क्रियापदम चुनुत। ठीक है, हम हिंदी ही बता दिए। ऐसे ही प्रश्न आएंगे, बिल्कुल पीईबी के ही छाटे हुए प्रश्न है, ऐसे ही प्रश्न होंगे तो आप अच्छे से लगाइए। देखें इसमें से अशुद्ध क्रियापद क्या है? पचेताम, पचेयताम, रमेयताम, पठेयताम या फिर लभेताम। ठीक है, ये आत्मनेपद के रूप चलते हैं ऐसे लभित, लभेताम, लभी वाले। तो इसमें पठेयताम क्या हो जाएगा? अशुद्ध पद हो जाएगा। आप भी उत्तर बताते जाइएगा, 4 में से 1 2 3 4 ABCD लिख सकते हैं। देखें भिन्न प्रकृति पदम चुनुत, इनमें से भिन्न प्रकृति पद चुनना है। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे, संस्कृत भाषा में रहेंगे। कई लोग सोचे होंगे सारे संस्कृत के प्रश्न संस्कृत भाषा में ही आएंगे। इसमें पेडागोजी के भी प्रश्न लिए गए हैं। आप पूरा इस वीडियो को देखना। ठीक है, 1 2 प्रश्न बीच में समझ में आना तो कोई दिक्कत नहीं आ रहा है। आप आगे के पढ़ो, आगे के सरल हैं, समझो। भिन्न प्रकृति पद, भिन्न प्रकृति पदम चुनुत मतलब चुनना है। तो देखो हर्षचरित, सौंदर्य नंदन, नैषधीचरित तो बुद्ध चरित। इसमें हर्षचरित क्या हो जाएगा? इससे भिन्न है। ठीक है, ऐसे प्रश्न आएंगे। और देखें भारतीय दर्शनेशु आस्तिक दर्शनानी। आस्तिक दर्शन कितने हैं भारतीय? 6 दर्शन हैं। ठीक है, सांख्य दर्शन आदि 6 दर्शन हैं। और देखें खाली स्थान पदार्थ प्रधान द्वंद्व समास से संबंधित क्वेश्चन है। कौन द्वंद्व समास किस पद? तो उभय पद प्रधान होता है क्या? द्वंद्व, जिसमें दोनों, उभय मतलब दोनों पद जहां पर प्रधान हो वहां पर कौन सा समास होता है? द्वंद्व समास होता है। ऐसे समझना, हिंदी में समझाते जा रहे हैं आगे। ठीक है, सरल भाषा में आगे देखें। पाणिनि व्याकरणस्य भाष्यकार का मतलब पाणिनि व्याकरण है, उसमें भाष्य किसने लिखा है, उसकी और व्याख्या किसने की है? तो आपको बता दें पतंजलि जी ने की है। ठीक है, हमारे बताने से पहले आप भी कमेंट में लिख सकते हैं। और देखें तिष्ठन्त्याः इत्यस्मिन् पदे प्रत्यय क्या? इसमें कौन सा प्रत्यय है? प्रत्यय पूछे ही जाते हैं। ठीक है, हमने पढ़ाए भी हैं। आप हमारे चैनल पर जाके प्ले लिस्ट में जाकर के संस्कृत की वीडियो देख सकते हैं। तो तिष्ठन्त्या इसमें कौन सा प्रत्यय है? प्रत्यय शब्दों के बाद लगते तो इसमें सत्री प्रत्यय है। कौन सा? सत्री, याद रखिएगा। और देखें वेदांगानी कति, वेद के कितने अंग हैं? तो वेद के कितने अंग होते हैं? वेद के 6 अंग होते हैं। कितने होते हैं? 6। और देखें अयम आस्तिक दार्शनिकः नैव, इसमें से आस्तिक दर्शन कौन सा नहीं है? तो चार्वाक। ठीक है, और देखें आदिष्ठा इत्यस्य प्रत्यय क्या? आदिष्ठा में कौन सा प्रत्यय है? तातवतु सत्रियत्वा, तो इसमें ता प्रत्यय है। ठीक है, और देखें ऊढ़रथा इत्यस्य विग्रह वाचकम किम, ऊढ़रथ का विग्रह क्या करेंगे? संधि विग्रह में ऊढ़रथा का विग्रह करना है तो आप क्या करेंगे? तो आपको बता दें ऊढ़ा रतः एन सह, भाई कौन कहलाता है? ऊढ़रथ, जिसका मतलब रथ क्या हो गया? ऊढ़ हो गया है। ऐसा नक्षत्रई प्रकाश्यते इत्यस्य वाक् प्रयोग का? नक्षत्रई प्रकाश्यते मतलब नक्षत्र प्रकाशित होते, कौन से उसका वाक्य? कर्तृवाच, कर्मवाच या भाववाच? तो क्या है? भाववाच्य का उदाहरण है। ठीक है, और देखें नैषधि चरिते कति सर्गा समुपलभ्यन्ते, नैषधि चरित में कितने सर्ग हैं? 22 सर्ग हैं टोटल। और देखें रेखीयाभिक्रम अनेनापि बहुहर्ते, ते पेडागोजी संबंधित है तो इसका हो जाएगा व्यवहार निबंध सिद्धांतः। ठीक है, रेखी अनेनापि क्या हो जाएगा? व्यवहार निबंध सिद्धांत। और देखें पाणिनि प्रणीते शब्दानुशासन कति अध्याय समझ, पाणिनि जी ने जो शब्दानुशासन लिखा है उसमें कितने अध्याय हैं? तो उसमें कितने हैं? 8 अध्याय हैं टोटल। कितने हैं? 8। दोस्तों मेरा निवेदन होगा वीडियो को एक बार और लाइक कर दीजिएगा, मैं और भी ऐसे वीडियो आपके लिए लेता आऊँगा। और दूसरी बात होगी
कि आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें यदि सब्सक्राइबर ना हो, जिससे और वीडियो आपको मिल सके। और देखें, गृहीतवान इत्यस्य प्रत्यय क्या, गृहीतवान में कौन सा प्रत्यय है, तवतु है। प्रत्यय तो आप पढ़ के ही जाना, ठीक है ना। और देखें, अब पेडागोजी आ गई, पेडागोजी संबंधित भी आते हैं संस्कृत की। विलियम बुंट महोदयस्य अस्य सिद्धांता प्रवर्तक, विलियम बुंट का इनमें से कौन सा सिद्धांत है। 4 सिद्धांत दिए गए हैं, अब बताइए कमेंट में उत्तर। तो आप बता दें विलियम बुंट जी का सिद्धांत कौन सा है, प्रयोगात्मक विधि के प्रतिपादक हैं विलियम बुंट, ठीक है इनमें से। और देखें, ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत, मतलब ऋण लेकर के घी पियो, ऐसी मान्यता किसकी है। तो ऐसी मान्यता है चारवाक की। ये कहते खुद जैसे विजय माल्या नहीं था, आराम से ऋण लेके, तो ऐसे चारवाक दर्शन की मान्यता है ये। नाट्य शास्त्रम केन विरचितम, नाट्य शास्त्र किसके द्वारा लिखा गया, वेरी वेरी IMP, भरत मुनि नहा, भरत मुनि जी के द्वारा, ठीक है, भरत मुनि का नाट्य शास्त्र है। और देखें, पंचम वेदा ऐसी प्रसिद्धम, 5वां वेद किसको कहा जाता है। ये महाभारत को, वैसे हमारे हिसाब से, और उत्तर बिल्कुल महाभारत ही है, ठीक है। तो महाभारत को क्या कहा जाता है, पंचम वेद कहा जाता है। चले आगे बढ़ते हैं। विनेम महोदयस्य मूल देशः का, जो विनेम महोदय थे वो किस देश के थे, तो वह फ्रांस के थे, ठीक है। पेडागोजी संबंधित पूरी सिलेबस के अनुसार ऐसे क्वेश्चन हम ला रहे हैं, आगे लाते जाएं। इसके बाद हम हिंदी के ही बताएंगे 30 प्रश्न कैसे आएंगे, कौन सा गद्य होगा, कौन सा पद, पूरा आपको बताया जाएगा। वीडियो को आप पूरा जरूर देखना, ठीक है। कोई संस्कृत के हमें लगता है आपको कोई कठिन लग रहा है, समझ में नहीं आया, कोई दिक्कत नहीं। आप ये सोचो कि वीडियो में कुछ समझ में नहीं आ रहा है, भाई कठिन भी तो रहेंगे, सरल भी रहेंगे, आप पहले पढ़ाई करो पूरी, तो वो भी जाके आप चैनल पर कर सकते हो। देखो, नागेशु गोसु तुर्गेशु तथा नरेशु इत्यस्य वाक्य नागेशु इति पदम कम सूचित, किसको सूचित करता है, नाग, नागेशु गोसु तुर्गेशु नरेशु, तो नाग किसको, गज को, ठीक है, नागेशु मतलब गज। ईदृशा इति शब्दस्य अर्थ का, ईद्रक, ईद्रक का क्या अर्थ होता है संस्कृत के, अब हिंदी तो एतादृशा ये होता है। शिक्षणस्य मुख्य उद्देश्य वर्तते, पेडागोजी संबंधित शिक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या है, तो ज्ञान प्रदानम, क्या है, ज्ञान प्रदान करना है ही शिक्षण का मुख्य उद्देश्य है। पंचभूतेषु अयम न, 5 भूतों में क्या नहीं आता है, तो आपको पता है आत्मा नहीं आती, बाकी पृथ्वी आती है, तेज आता है, वायु आती है, अग्नि आता है, जल आता है, ऐसे। अत्र बालकस्य स्थानम मुख्य तथा शिक्षणस्य स्थानम गौण वर्तते, ठीक है। किस बालक में बालक का स्थान मुख्य और शिक्षण स्थान गौण होता है, तो प्रकृतिवाद है, प्रकृतिवाद में ऐसा होता है, ठीक है। और देखें, वेद पुरुषस्य पाद रूपेण कह किम उपमीयते, वेद पुरुष के पाद से क्या निकले हैं, छंदस मतलब छंद। छात्रेभ्या बेसिक शिक्षा प्रदेया इति केन उक्तम, छात्रों के लिए बेसिक शिक्षा सबके लिए होनी चाहिए, किसने कहा है, तो यह महात्मा गांधी, मतलब महात्मा गांधी जी ने कहा था। आगे देखें, शंकराचार्य मतानुसारम अविद्या नाम किम, शंकराचार्य जी के मत के अनुसार अविद्या किसका नाम है, तो माया, इसका नाम क्या है, अविद्या, ठीक है। साधु वाक्यम किम, साधु वाक्य में कौन सा है, तो मंदिरम परिता भिक्षुका संथि, मंदिर के चारों ओर क्या है, भिक्षुक हैं, ठीक है। साधु मतलब ये बताना है कि सही वाक्य कौन सा है, कभी साधु लिखा आ जाए तो आपको क्या है, सही वाक्य इनमें से चुनना है। तो आपको बता दें कैसे ये सही है, मंदिरम परिता, मंदिरम द्वितीय विभक्ति, परिता के साथ हमेशा द्वितीय आती, मंदिरम में द्वितीय, परिता मतलब अभिता परिता ये होते ना, तो अभिता मतलब दोनों, परिता में चारों ओर, भिक्षुका मतलब बहुवचन, संति क्योंकि बहुत सारे भिक्षुक हैं इसलिए, ठीक है, ऐसे ही लगा लेना। आगे देखें, शिक्षाया मुख्यांग वर्तते, शिक्षा का मुख्य अंग कौन है, आपको पता होना चाहिए, छात्र मुख्य अंग, ठीक है, शिक्षा के। तो 30 प्रश्न किसके होगा, संस्कृत के। अब ऐसे ही हम लेते हैं हिंदी के सिलेबस वाइज 30 प्रश्न। चलिए, हिंदी के जो 30 प्रश्न हैं आपको उसमें बता दें कि गद्य पद्य से संबंधित होंगे, किस प्रकार के गद्य आते हैं। आप ऑनलाइन पेपर आपको देना है, तो गद्य में भाई ऑफलाइन रहता तो लिखा रहता, अब इसमें तो ऊपर नीचे कर लोगे, तो कैसे आपको रखना है सारी बातें आज हम आपको बतला रहे हैं। चलिए, तो मेरा निवेदन हो, पहले वीडियो को लाइक करें, इसकी लिंक को आगे भी आप शेयर कीजिएगा, चैनल के सब्सक्राइबर ना हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो आपको बता दें कि ऐसा एक गद्य दिया रहेगा, ऐसे
प्रश्न रहेंगे, आज हम हल करके बता रहे। और आपको ऑनलाइन आप पेपर दे रहे हैं तो हर गद्य के साथ पूरा हर प्रश्न के साथ गद्य होगा। जैसे पहला प्रश्न था तो इसके साथ गद्य लिखा था, दूसरा प्रश्न आया है तो इसके साथ भी गद्य लिखा है, फिर अगला प्रश्न है तो पूरा वही का वही गद्य है, अलग अलग नहीं है। ठीक है, अभी अपन पढ़ते हैं तो आपको समझ में आ जाएगा। अच्छा, गद्य को हल करते समय आपको कौन कौन सी बातें ध्यान में रखनी चाहिए। सबसे पहले तो जो गद्य दिया है उसको आप कम से कम 2 बार पढ़ो पूरा। ठीक है, पहले सबसे पहले आप प्रश्नों को पढ़ो एक बार, तो आपको एक आइडिया हो जाए किस प्रकार के प्रश्न पूछे जा रहे हैं। पर गद्य को 2 बार पढ़ो, उन चीज़ों को हाईलाइट पढ़ो जिससे आपको लग रहा है कि इससे संबंधित मोस्ट है और इसमें से शायद प्रश्न आ सकता है। ठीक है, तो आप पे आसानी से प्रश्न बन जाएंगे। गद्य हल करते समय एक बात याद रखना कि आपको प्रश्न के उत्तर अपने मन से नहीं देने भैया, व्याकरण संबंधित दे सकते, इसके बाकी आपको प्रश्न के उत्तर गद्य से ही देने हैं, जो गद्य में लिखा है। ठीक है, उसी के अनुसार, अपने मन से नहीं। ठीक, गद्य में यदि मान लो गलत भी लिखा है ना, कोई चीज़ मान लो राम के पिता दशरथ की जगह राम के पिता किसी ने मान लो कुछ भी लिख दिया, हम कह रमेश कुछ भी लिख दिया, तो आपको ये नहीं सोचना कि भाई ये राम जी पूछे कौन से, आपको तो गद्य में क्या लिखा है वो उत्तर लिखना है, अपने दिमाग से उत्तर नहीं देना है, याद रखिएगा। चलिए, ये तो उदाहरण के लिए हमने समझाया है। अब हम शुरुआत करते हैं गद्य को हल करने की। सबसे पहले तुम गद्य को पढ़ें। ठीक है, पहले प्रश्नों को है लेकिन हम आपको गद्य को पढ़ के कर लिया, आप वहाँ पे प्रश्न पढ़ लीजिएगा। लेकिन देखें, पूरा देखिएगा वीडियो दोस्तों। गद्य पद्य में अभी क्या है, इसमें व्याकरण भी आएगी, तो हम बताएंगे इसकी व्याकरण को कैसे हल करना है। ठीक है, पहले अपन गद्य पढ़ लेते हैं, फिर इसके बाद उसके प्रश्न और उसके व्याकरण। देखें, कोसी से बस चली तो रास्ते का सारा दृश्य बदल गया। कोसी से एक बस निकली, रास्ते का सारा दृश्य। सुडौल पत्थरों पर कलकल करती हुई कोसी, किनारे के छोटे छोटे सुंदर गांव और हरे मखमली खेत, कितनी सुंदर है सोमेश्वर नदी, हरी भरी। एक के बाद एक स्टेशन पड़ते थे, छोटी छोटी पहाड़ियाँ, डाक खाने, चाय की दुकानें, कभी कभी कोसी या उसमें गिरने वाले नदी नालों पर बने हुए पुल, कहीं कहीं सड़क निर्जन चीड़ के जंगलों से गुजरती थी। आपको पढ़ना है, ठीक है, हम थोड़ा स्पीड से पढ़ रहे हैं, आप अच्छे से पढ़िएगा वहाँ पर, क्योंकि हमें हल करके आपको समझाना है। पूरे 30 प्रश्न आज बताए जाएंगे। टेढ़ी मेढ़ी ऊपर नीचे रेंगती हुई ककरीली पीठ वाले अजगर सी सड़क पर धीरे धीरे बस चली जा रही थी। रास्ता सुहावना था, उस थकावट के बाद उसका सुहावनापन हमें भी तरंद्रालस कर रहा था। पर ज्यों ज्यों आगे बढ़ रही थी, हमारे मन में एक अजीब सी निराशा छाती जा रही थी। अब हम लोग कोसानी के नज़दीक हैं। कोसी से 18 मील चले आए, कोसानी सिर्फ 6 मील है। पर कहाँ गया वह अतुल्य सौंदर्य, वह जादू जो कोसानी के बारे में सुना जाता था। आते समय मेरे एक सहयोगी ने कहा कि कश्मीर के मुकाबले में उन्हें कोसानी ने अधिक मोहा है। गांधी जी ने यही अनासक्ति युग लिखा है और कहा था कि स्विट्जरलैंड का आभास कौन सी कोसानी में ही होता है। ये नदी घाट खेत गांव सुंदर हैं, किंतु इनकी प्रशंसा के योग्य तो हैं ही। हम कभी कभी अपना संशय शुक्ल जी से व्यक्त भी करने लगे, और ज्यों ज्यों कोसानी नजदीक आता गया त्यों त्यों अधैर्य, फिर असंतोष, और अंत में तो क्षोभ हमारे चेहरे पर झलक आया। शुक्ल जी की क्या प्रतिक्रिया थी हमारी इन भावनाओं पर, यह स्पष्ट नहीं हो पाया, क्योंकि वे बिल्कुल चुप थे। सहसा बस ने एक बहुत लंबा मोड़ लिया और ढाल पर चढ़ लगी। सोमेश्वर की घाटी के उत्तर में जो ऊंची ऊंची पर्वतमाला है, उस पर बिल्कुल शिखर पर कोसानी बसा हुआ है। कोसानी से दूसरी ओर फिर ढाल शुरू हो जाती है। कोसानी के अड्डे पर जाकर बस रुकी। आपको भी हल करना है, समझ लो, आप भी पढ़ते जा रहे हैं, मैं तो पढ़ ही रहा हूँ, आप भी हल कर रहे हैं, समझ लो पेपर है आपके सामने, इस प्रकार से वो रहेगा, आप हल कर रहे हैं। देखते हैं आप कैसे करते हैं, इसके उत्तर हम रुक के बताएंगे। छोटा सा बिल्कुल उजड़ा सा गांव, बर्फ का तो कहीं नाम निशान नहीं। बिल्कुल ठगे गए हम लोग। कितना खिन्न था मैं, अन्न खाते हुए बस से उतरा कि जहाँ था वहीं पत्थर की मूर्ति सा स्तब्ध खड़ा। कितना अपार सौंदर्य बिखरा था सामने की घाटी में, इस कोसानी की पर्वतमाला में। अपने अंचल से यह जो कलयूर की रंग बिरंगी घाटी छिपा रही थी इनमें इसमें किन्नर एवं यक्ष ही तो वास करते होंगे। 50 मील चौड़ी यह घाटी हरे मखमली कालीनों जैसे खेत, सुंदर गेरू की सिलाएं काटकर बने हुए लाल लाल रास्ते, जिनके किनारे सफ़ेद सफ़ेद पत्थरों की कतार और इधर उधर से आकर आपस में उलझा जाने वाली बेलों
कि लड़ियां सी नदियां मन में बेसाख था। यही आया कि इन बेलों की लड़ियों को उठाकर कलाई में लपेट लूंगा, आंखों में लगा लूंगा। अकस्मात हम एक दूसरे लोक में चले आए थे, इतना सुकुमार, इतना सुंदर, इतना सजा हुआ और इतना निष्कलंक कि लगा कि इस धरती पर तो जूते उतारकर पांव पहुंचकर आगे बढ़ना चाहिए। ठीक है, अब आप समझ गए होंगे। एक देखें, उपर्युक्त गद्यांश को पढ़कर नीचे प्रश्नों के उत्तर आपको देना है। तो कहाँ से बस चलने के बाद रास्ते के दृश्य बदलने लगे? आपने शुरू में पढ़ा था कोसी से। अब आप इसको ऊपर मान लो आपको फिर से देखना, तो ऐसे आप कर लेंगे, आप उससे अपने कर्सर को ऊपर ले माउस से देख लेंगे। कोसी से बस चली, कहाँ से चली थी? कोसी से। तो आप इसका उत्तर कोसी लगा लेंगे। आप ऑनलाइन टेस्ट देंगे तो आपको एक बात बता दें कि आपको दिक्कत नहीं, दूसरे प्रश्न में भी यही पूरा लिखा होगा पहले। ठीक है, ऐसे हर में लिखा रहता है ऑनलाइन में। तो दूसरा प्रश्न है, गांधी जी को कोसानी में किस देश जैसा एहसास होता था? तो स्विट्जरलैंड जैसा। ये आई गया, कहाँ पे होता है? स्विट्जरलैंड जैसा। आगे चलिए तीसरा प्रश्न देखते हैं, इसमें भी इसी प्रकार का गद्य है। आगे पद्यांश भी आपको दिखाएंगे। ठीक है, वीडियो को पूरा देखना, आगे पद्यांश देखेंगे, व्याकरण। और देखिए, गांधी जी ने कहाँ पर अनासक्ति योग किया था? ये इसमें ही दिया है। तो कोसानी में। कहाँ पर किया? कोसानी में अनासक्ति योग किया। और देखें, चौथा प्रश्न है, कल्यूर की रंग बिरंगी घाटी में कौन वास करते? वरना पढ़ा था तो ऐसा लगता था कि वहां पर किन्नर और यक्षी क्या करते हो? वास करते हो। ठीक है, आगे देखें पांचवा, बर्फ बह देखो चिल्लाकर किसने कहा था? लेखक ने कहा था कि अपने आप लेखक लिख रहा था ना। आप देखेंगे ऊपर तो समझ में आ जाएगा दोबारा, हम इसमें आपको समय बचा लेते हैं। कश्मीर के मुकाबले में उन्हें कोसानी ने अधिक मोहा, लेखक से ऐसा किसने कहा था? तो उसके जो सहयोगी है, अब एक वार्ता टाइप की, तो उसने कहा था ऐसा। ठीक है, और देखें, नदी को कहाँ लपेटने की बात लेखक करता है? कलाई में। कहाँ लपेटने की बात करता है? कलाई में। क्योंकि लगभग 8 प्रश्न आते हैं, याद रखिएगा। ठीक है, थोड़ा जूम हो रहा। हाँ देखें, अपार सौंदर्य कहाँ बिखरा हुआ है? सामने की घाटी में। जैसे बस से उतरते तो क्या दिखता है कि सामने अपार सौंदर्य बिखरा हुआ है। और देखें 30 प्रश्न है ना, तो 15-15 इसमें से आ जाएंगे, कुछ पेडागोजी के हो जाते ऐसे। कहाँ की घाटी बेहद सुंदर है? सोमेश्वर की, इसी में आया था। ठीक है, तो इस प्रकार से इसके हो जाएंगे। थकावट के बाद रास्ते का सुहावनापन लेखक को क्या बना रहा है? तंद्रालस। क्या बना रहा है उसको लेखक को? तंद्रालस। आगे ठीक है, चलिए हम पद्य को देख लेते हैं कि पद्य के किस प्रकार से क्वेश्चन आएंगे पद्यांश में से। पद्यांश भी आपको ऐसे दिया होगा ऑनलाइन पेपर में, हर क्वेश्चन के बाद पद्यांश होगा, आप जिससे आसानी से हो देखने में। दूसरी बात, इसको भी आपको 2 बार पढ़ना है, इसके भाव को समझने की कोशिश करनी। याद रखिएगा, पद्य जो लिखा है वही सीधी बात नहीं होती, जिसमें भाव भी होता है, आपको वो समझना है। जैसे अपन इसको देखते हैं, बादल गरजो, घेर घेर घोर गगन धारा धर जो, ललित ललित काले घुलघुलाले, बाल कल्पना कैसे पाले, विद्युत छवि उर में कभी नवजीवन वाले, वज्र छिपा नूतन कविता, फिर भर दो बादल गरजो। कविता है। ठीक है, और देखें, बिकल बिकल उन्मन थे उन्मन, विश्व में निदाद के सकल जन, आए अज्ञात दिशा से अनंत घन। ठीक है, तप्त धरा जल से फिर शीतल कर दो बादल गरजो। अब देखें, इसके प्रश्न उत्तर देखते हैं। ठीक है, दिए गए पद्यांश को पढ़कर पूछे जाने वाले प्रश्नों के उत्तर। इस कविता का शीर्षक उत्साह क्यों है? इसका उत्साह शीर्षक क्यों रखा गया? क्यों? केवल वर्षा का हमारी संस्कृति में अहम स्थान है, बिल्कुल है। केवल गर्मी से बेहाल लोगों को मानसून की प्रतीक्षा रहती है, केवल वर्षा पर हमारी खेती निर्भर है। तीनों है, इसलिए ऊपर केवल लिखा रहता है ना, तो कंफ्यूज मत होना। हमने देखा पिछले पेपर दिया था, कई लोग इसमें कंफ्यूज हो गए थे। नहीं, उपर्युक्त सभी। आगे देखें, ऐसे ही आपको दिया होगा प्रश्न के बाद, इस कविता में कवि बादलों से किस चीज का आवाहन करता है? गरजने का आया ना, मतलब बादल गरजो, तो इसका आवाहन करता है, आप उससे देख सकते हैं। और देखें, इस कविता में ऐसे कौन से 2 शब्द हैं जिनमें नाद सौंदर्य मौजूद है? तो विद्युत छवि और वज्र, इनमें नाद सौंदर्य होता है।
कवि बादलों से किस चीज की रचना करने को कहता है? कहता है किसी नई कविता की, कविता के रचने की। ठीक है, और देखें, कवि कहता है कि वे पूरे आसमान को घेर कर घोर गर्जना करें। ठीक है, कथन सत्य है कि असत्य? बिल्कुल है कि भैया सत्य है ये तो कथन। और देखें, बादलों से किसी नई कविता की रचना करने, उस रचना से सबको भर देने में कौन कह रहा है? तो कवि कह रहा है। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन पद्य के होंगे, अब हम इतना ही रहने देते हैं वीडियो को, थोड़ा कोई काम है। ठीक है, तो आप इतना ही रहने देते हैं। आपको समझ में आ गया होगा किस टाइप के क्वेश्चन होंगे। अगला टेस्ट आप तक पहुंचता रहे इसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो की लिंक को दोस्तों आगे तक शेयर करना। पुनः आपसे मुलाकात होगी ऐसे वीडियो के साथ। जय हिंद।